दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब? पढ़ाई लिखाई, मौज मस्ती, आपके रिश्ते नाते? मेरे प्यारे भाई, जो प्यार आपने परसेंटेज की वीडियो को दिया है उसके लिए सबसे पहले तो हार्दिक आभार, आपका अभिनंदन। और आज उसी सीरीज में हम दूसरी वीडियो लेकर के आए हैं जो सीआई एसआई और इंस्टॉलमेंट को लेकर के हैं। 2024 प्री के और मेंस के सारे क्वेश्चंस हम यहां सीआई एसआई के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको जाननी होगी। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि सीआई से कोई भी सवाल 2024 प्री और मेंस में नहीं पूछा गया है, लेकिन एक तरफ एसएससी ने प्रीस में कोई सवाल सीआई से नहीं पूछा, वहीं दूसरी तरफ पहली बार एसएससी ने एसआई के कुछ नए क्वेश्चंस पूछे हैं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, जो आपने कभी किए नहीं होंगे। उन तमाम सवालों का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जहां उन नए सवालों को कैसे डील किया जा सकता था, पहली बार बच्चे ने देखे थे, कैसे उन्हें हैंडल करना था। तो बेसिकली इस 2024 प्री और मेंस के इस सीरीज में, इन पेपर में एसआई और इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस हैं, सीआई का कोई सवाल नहीं आया है। दूसरी बड़ी बात, जो भी लोग अब आने वाले एग्जाम्स में अपियर होंगे, एसएससी का कोई भी एग्जाम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से लेके सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ तक, इन नए क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल अब मार्केट में रहेंगे, पेपरों में बार बार पूछे जाएंगे। ये पहली बार पेपर में देखने को मिला है। तो कुछ नए क्वेश्चंस हम यहां देखेंगे, एग्जाम अप्रोच के साथ देखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत सीआई एसआई इंस्टॉलमेंट 2024 सीजीएल प्री और मेंस का हर क्वेश्चन कैसे एग्जाम में डील किया जा सकता था, इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे भाई। पहला सवाल जो आपके पेपर में आया, यह सवाल सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। और क्या सवाल है, गौर से देखिएगा। कहता है, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 6700 अर्न इन 13 मंथ्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। मेरे प्यारे भाई, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। आप जानते हैं कि एसआई का फॉर्मूला होता है P गुणा R गुणा T बटे 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। मेरे प्यारे भाई, इस फॉर्मूले को सिर्फ देखना नहीं है, याद नहीं रखना है, जरा इसके रिलेशन को डिकोड करो। आप कहेंगे क्योंकि एसआई पी की मल्टीप्लाई से बनता है, रेट की मल्टीप्लाई से बनता है और टाइम की मल्टीप्लाई से बनता है, तो बेसिकली एसआई जो भी निकल के आएगा उसकी वैल्यू प्रिंसिपल से भी कटेगी, रेट से भी कटेगी और टाइम से भी। जरा गौर से देखिए तो कितनी प्यारा नंबर आपके पास था टाइम के रूप में, 13। अगर ये 13 महीने टाइम के रूप में सवाल में है तो एसआई कितना भी होगा, किससे कटेगा मेरे प्यारे भाई? 13 से कटेगा। जरा देखिए कौन सा ऑप्शन 13 से कट सकता था। आप कहेंगे 13 छिका 78, 9 बचे, 13 सत्ते 91, क्योंकि ये 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शन क्या 13 से कट रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। 89 तो 13 से बिल्कुल नहीं कटता सर, कैसे आंसर हो जाएगा जनाब? आगे बढ़िए। 13 पंजे 65, 13 छिक 78, कितना बचा? 4 बचा मेरे भाई। क्या 4 13 41 13 से कटेगा? नहीं कटेगा, पॉसिबल ही नहीं है। इधर आओ, 13 छिक 78, कितना बचा? 3, 33 बच रहा है। क्या 33 13 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो मेरे प्यारे भाई, सवाल का आंसर ए हो गया। हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई सॉल्यूशन नहीं किया, क्योंकि टाइम में 13 था, आंसर 13 से कटेगा, एक ही ऑप्शन 13 से कट रहा था। इतना ही दिमाग इस सवाल में आपको लगाना था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए मेरे प्यारे भाई, क्या कहता है? हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर ₹8400 टू अमाउंट्स टू ₹11,928 एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम। बहुत ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई, सवाल ने आपको क्या क्या दिया है? सवाल ने आपको प्रिंसिपल दिया है 8400, बहुत बढ़िया। फिर आप कहेंगे जी सवाल ने मुझे अमाउंट भी दिया है, कितना दिया है? 11,928। अरे कितना दिया है? 11,928। आप इस बात को भली भांति जानते हैं मेरे भाई कि अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस ही
क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस में लेना चाहूं तो डिफरेंस आया 8, यहां से आया 2, 9 में से 4 गया तो बचा 5 और यहां से आया 3, मतलब 3,428 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब जरा मुझे बताना, आपसे टाइम की वैल्यू पूछी है मेरे भाई, टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 3,428 मिला। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक साल में उसे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता होगा तो आप कहेंगे जी एक साल में मिलेगा 84 का 7%। अरे एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता होगा तो आप कहेंगे 84 का 7%। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, तो आपका कहना है 7 चौक 28, 7 अठी 56 और 2 60, सॉरी 7 अठी 56 और 2 58। तो आपका कहना है 7 चौक 28, 7 अठी 56 और 2 58। 588 रुपए ब्याज मिलता है एक साल में। कितने साल में? एक साल में मेरे भाई, एसआई इन 1 ईयर। और टोटल ब्याज मिला है 3428। अब देखो टाइम निकालना है मेरे भाई, टोटल ब्याज मिला 3428, एक साल में मिलता है 588। मैं सवाल को सोल्व नहीं करना चाहता, जरा देखो ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं मेरे भाई। अगर आंसर 8 आना होगा तो जरा सोचिए तो, 8 की गुणा 8 होके 64 आएगा, 4 यूनिट डिजिट जाती। क्या 4 यूनिट डिजिट दिख रही है? जी बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब 8 आंसर पॉसिबल नहीं है। अरे मेरी बात समझ में आई? अगर मेरे प्यारे भाई मैं आंसर 5 को ले लूं तो 8 पंजे 40 यूनिट डिजिट 0 दिखनी चाहिए थी, जो कि बिल्कुल गिवन नहीं है, तो आंसर पॉसिबल नहीं है। अगली बात, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट लगा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं आंसर 2 को लूं तो 8 दूनी 16, 6 दिखना चाहिए, यहां 8 दिख रहा है, 2 कैसे हो जाएगा फिर मेरे भाई? तो एक ही ऑप्शन बचा। क्या बचा मेरे प्यारे भाई? एक ही ऑप्शन बचा और वो ऑप्शन बचा 6। क्योंकि जब आप यहां 6 लेंगे तो 6 गुना 8 48, यूनिट डिजिट 8 जाएगा और वही सवाल का आंसर हो जाएगा। इतना ही दिमाग आपको इस सवाल में लगाना था। चलिए मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से क्या कह रहा है सवाल। इन हाउ मच टाइम राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सवाल पहले ही कह रहा है कि आपको एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। विल 10,800 अमाउंट्स टू रुपीज 24,800 इफ इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15.5% पर एनम। मेरे भाई सबसे पहले तो आप ये बताओ, ये 15.5% को क्या मैं 31/2% लिख दूं? अरे 15.5% क्या 31/2 लिखा जा सकता है? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखना, सवाल ने कहा है जी प्रिंसिपल आपको साफ साफ दे रखा है 10,800 रुपए, अमाउंट भी साफ साफ दे रखा है 24,800 रुपए। 24,800 में से 10,800 घटाओगे तो 800 तो बिल्कुल गायब ही हो जाएगा। तो आपका जो यहां से इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 14,000 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस कितना बना? 14,000 रुपए। ये हो गया आपका एसआई। मेरे प्यारे भाई कोई कैलकुलेशन का शॉर्टकट हम यहां अप्रोच इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सवाल साफ साफ कह रहा है यू नीड टू कैलकुलेट एन अप्रोक्सीमेट आंसर। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपका कहना क्या है? आपका कहना ये है जी, यहां पे एसआई हो गया 14,000 बराबर होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 10,800। रेट हो गया 31/2% और टाइम टी हो गया। आपका कहना है जी ज्यादा दिमाग क्या लगाएंगे, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो गई। परसेंटेज से 2 जीरो क्या हो गई? खत्म हो गई। अब आपका कहना है जी बड़ा आसान सा मामला अभी तो नजर आ रहा है कि अगर मैं इसे 2 से काट दूं तो आपका कहना है जी 2 से बिल्कुल काटा जा सकता है। कैसे काटा जा सकता है? 2 से आप इसे काटेंगे 54 बार। बहुत बढ़िया। आपका कहना यह है जी 2 से ये भी कट सकता है, ये 27 आएगा और ये आएगा 7,000। आपकी कैलकुलेशन यहां के खड़ी हो गई कि आपको टी की वैल्यू निकालनी है और टी जो आएगा वो 7,000 अपॉन 27 गुणा 31 आया। अगर इसको मैं सोल्व कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा।
मेरे प्यारे भाई अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, मुझे इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। चलिए पहले ऐसा कर लेते हैं, 31 से डिवाइड करते हैं। 31 दूनी 62, 8 बचा और 80 हो गया इस जीरो को उतारने के बाद। फिर आपने कहा जी 31 दूनी 62, इस बार 18 बचा और एक जीरो और उतारी तो 180 हो गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? 31 तिये 93, 31 चौका 124 और 31 पंजे होते हैं 155, 31 छिका 186 ज्यादा हो जाएगा तो 31 पंजे 155। आपका कहना है जी ये बचा 25। अब अगर मैं पॉइंट लगाऊं और 250 यहां लिख दूं तो आपका कहना है जी लगभग 8 बार चलेगा। 31 अठे 248, ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। अब 225.8 को 27 से जब आप भाग करेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 27 निमा क्या होता है मुझे बताइए? 26 निमा होता है 234। अब आपको 27 से डिवाइड करना है इसको, और ऑप्शन आपको 7 7 दिख रहे हैं। यहां 7 दिख रहा है, यहां 8 दिख रहा है, यहां 6 और यहां 9। अगर मैं सिर्फ ये पहली डिजिट पता कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? अब करिए 27 से डिवाइड। अगर मैं 27 निमा की बात करूं तो 9 दूनी 18 और 6 26 हो जाता है, 263 हो जाता है, तो वो ज्यादा हो जाएगा। 8 की बात करूं तो 8 सती 56, 8 दूनी 16 और 5 21, 27 अठे 216 होता है। मतलब आंसर 8 पॉइंट कुछ आएगा और यही सवाल का आंसर है। फिर सुन लीजिए, ये सवाल इससे 8 बार कटेगा, 8 पॉइंट कुछ बार। यहां 8 नहीं, यहां 8 नहीं, यहां 8 नहीं, ये 8 है। सवाल का आंसर टिक कर दीजिए, आगे बढ़िए। इससे ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगला सवाल देखेंगे मेरे भाई, क्या कहता है? इफ अ सम ऑफ ₹5000, प्रिंसिपल दे दिया 5000, इज टेकन एट अ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। टाइम दे रखा है मेरे भाई 3 साल। एक केस तो ये है जी कि 5000 रुपए आपने, पहला केस मेरे भाई ध्यान से सुन लेना, 5000 रुपए आपने 15% की दर से 3 साल के लिए ब्याज पे दिए हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा केस क्या है मेरे भाई कि 8000 रुपए आपने 12% की दर से 4 साल के लिए ब्याज पे दिए हैं। चलो जी, दूसरा केस कहता है कि 8000 रुपए आपने किस रेट पे मेरे भाई? 12% की रेट पे कितने साल के लिए ब्याज पे दिए हैं? 4 साल के लिए। आपका कहना है जी इनके बीच का डिफरेंस बता दो। बिल्कुल बता देंगे सरकार। मुझे बताओ 15% ब्याज है, अरे कितना ब्याज है? 15% ब्याज है, कितने साल? 3 साल। तो आप कहेंगे जी यहां से जो ब्याज आ रहा है वो 45% आएगा। 15% 3 साल में ब्याज देगा 45%। तो अल्टीमेटली यहां जो ब्याज मिला वो 5000 का 45% मिला, और यहां ब्याज आएगा मेरे प्यारे भाई 48%। 12 चौक 48, तो यहां ब्याज आया 8000 का 48%। इनके बीच का डिफरेंस चाहता है सवाल। अगर मैं डिजिटल सम की बात करूं इनके, तो ये इसका डिजिटल सम 8 है, और इसका 8 और 4 12 का मतलब 3 है, और 8 3 24 का मतलब इसका डिजिटल सम तो 6 है। और यहां क्योंकि 9 दिख रहा है, 5 और 4 9 कहीं भी दिख जाए उसका डिजिटल सम 9 हो जाता है, और 9 बराबर 0 होता है। तो आंसर का डिजिटल सम 6 आना चाहिए। जरा ध्यान से देखना, 6 और 3 9, यहां तो 5 आ रहा है। आगे चलो, 9 कट गया, यहां 6 आ रहा है, आंसर हो सकता है। 8 और 1 9 कट गया, यहां 8 आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। 8 और 1 9 कट गया, 7 और 3 10 1 आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। इतना ही आपको दिमाग लगाना था। फिर सुन लीजिए, यहां का ब्याज बैठेगा 8000 का 48%, जिसका डिजिटल सम 6 है। यहां का ब्याज बैठ रहा है 5000 का 45%। 45 में 9 दिख रहा है, 9 बराबर 0, तो इसको तो देखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब आंसर का डिजिटल सम 6 जाएगा, इतना ही आपको दिमाग लगाना था। आगे बढ़ते हैं। यह सवाल भी CGL प्री 2024 का था। अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 6 ईयर, टाइम दे दिया 6 साल, इज 3/5 ऑफ द सम। बहुत ध्यान से सवाल को देखना बेटा, इस तरह के 2-3 सवाल आपके पेपर में लगातार आए और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, एक बात आपको मैंने कहा था,
क्लास में भी मैंने ये बार बार बताई, सवाल आपसे रेट परसेंट पूछ रहा है और मैंने आपको ये बात कई बार बताई है, फिर बताने की कोशिश करता हूं, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और बात क्या है, वो बात ये है कि मैंने आपको क्लास में भी ये बात कई बार बताई है कि इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। क्या ध्यान रखने लायक बात है, समझना बात को ध्यान से। जब कभी भी आपको रेट निकालना हो, क्या निकालना हो मेरे भाई, रेट निकालना हो, आज के बाद रेट का एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे। बहुत काम की बात बता रहा हूं, सुन लेना ध्यान से। आज के बाद जब भी सवाल में रेट निकालना हो, उसका एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे। 1 साल का ब्याज SI ऑफ 1 ईयर डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू 100। SI ऑफ 1 ईयर डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू 100। बस इतनी बात अगर आप जानते हैं तो आप हमेशा रेट का जवाब देते रहेंगे। देखना बड़े आसानी से मैं सवाल को सोल्व करूंगा। क्या कह रहा है कि 6 साल में ब्याज 3/5 है, 3/5 है। आप जानते हैं, आप SICI पढ़ रहे हैं और नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होगा। नीचे वाला हमेशा क्या होगा मेरे भाई, प्रिंसिपल होगा। और ये क्या होगा मेरे भाई, ये SI है, ये क्या है, SI। अब ध्यान से सुनना, कितने साल में, 6 साल में। बेटा दिक्कत जानते हो क्या है, 6 साल में ब्याज 3 रुपए मिला है, 1 साल में 0.5 होगा। कैलकुलेशन पॉइंट में चली गई, बिल्कुल ले जाना नहीं चाहता। जरा आप कुछ मत करिए, एक काम करिए कि मुझे तो रेशो इज एन इमेजिनरी डाटा ये पता है, ऊपर नीचे 6 की गुणा कर लीजिए, ऊपर नीचे 6 की गुणा कर लीजिए। अब आपको ये पता लग गया कि दरअसल स्थिति ये है कि 18 रुपए ब्याज है किस पे, 30 रुपए पे। और अगर आप मेरे से 1 साल का ब्याज पूछेंगे तो 1 साल का ब्याज साफ साफ आपके सामने है, 3 रुपए। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, 1 साल का ब्याज अपॉन प्रिंसिपल गुणा 100, आपका आंसर आ जाएगा। 1 साल का ब्याज है 3 रुपए, प्रिंसिपल है 30, और 3/30 का मतलब हो गया 1/10, और 1/10 को परसेंटेज में कहते हैं 10%। सवाल का आंसर। अगले 2-3 सवाल पेपर में इसी टाइप पे थे और हर जगह हर शिफ्ट में ये सवाल था। फिर सुन लीजिए, 3/5 है, क्योंकि 6 साल का ब्याज है तो ऊपर नीचे 6 की गुणा कर ली ताकि पॉइंट में डाटा ना जाए। अब आपका प्रिंसिपल 30 रुपए हो गया, 18 रुपए ब्याज 6 साल में, तो 1 साल में 3 ही रहेगा। 1 साल का ब्याज अपॉन प्रिंसिपल गुणा 100 रेट का फॉर्मूला होता है। 3/30 1/10 को कहते हैं 10%। इतना ही आपको करना था। सीजीएल प्री 2024 का सवाल था। अगला सवाल भी सीजीएल प्री 2024 में ही पूछा गया है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है जी, 8 साल में ब्याज मिला है 3/5। समझदार हो तुम, अब कुछ करना नहीं। 3/5 ब्याज है मेरे भाई, 3/5, लेकिन इस बार टाइम 8 है तो कुछ मत करो, किसकी गुणा कर लो, 8 की गुणा कर लो। 8 की गुणा ऊपर भी, 8 की गुणा नीचे भी। ये रहा 1 साल का ब्याज, ये रहा प्रिंसिपल। आंसर आ गया। 1 साल का ब्याज 3 रुपए, प्रिंसिपल 40 रुपए। 1/40 की वैल्यू परसेंटेज की टेबल से 2.5% होती है। अरे होती है कि नहीं? क्या ये इसका 3 गुना है मेरे भाई? बिल्कुल है। तो आंसर 2.5 का 3 गुना कितना होगा मेरे भाई? 2.5 का 3 गुना 7.5% होगा, जो कि आपके सवाल का जवाब है। इससे ज्यादा आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत इस सवाल में नहीं है। आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या कहता है, अ सम ऑफ रुपीज 1456 व्हेन इन्वेस्टेड, ये रहा आपका प्रिंसिपल, व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 10 ईयर, टाइम हो गया 10 साल। ये रहा आपका अमाउंट 2366 ऑन मैच्योरिटी। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम दैट वाज टू बी पेड ऑन द सम इन्वेस्टेड। देखो, अ सम ऑफ रुपीज 1456 व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 10 ईयर्स, उसने अमाउंट इतना दे दिया ऑन मैच्योरिटी। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फिर वही कहानी है मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। मैंने एक ही चीज सिखाई, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना हो, 1 साल का ब्याज अपॉन प्रिंसिपल गुणा 100। जरा बताना तो, प्रिंसिपल है मेरे प्यारे भाई 1456, अरे कितना है 1456। आपका कहना है अमाउंट है 2366। सबसे पहले ब्याज पता करो। अरे ब्याज पता करो सबसे पहले। आप ब्याज कैसे पता करोगे जी? इसमें से घटा दो, तो 6 माइनस 6 क्या होगा? 0। 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 4 जाएगा तो 9, और यहां 910 रुपए आपका ब्याज आ गया। अरे क्या आ गया? 910 रुपए आपका ब्याज आ गया। ये कितने साल का ब्याज है? ये 10 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज क्या होगा मेरे भाई? 910/10। तो 1 साल का ब्याज आ गया 91।
अब आपका कहना है जी अगर 1 साल का ब्याज 91 आ गया तो मुझे तो रेट के लिए वही चाहिए था। 1 साल का ब्याज 91 है, प्रिंसिपल साफ साफ आपको पता है 1456 है और इनटू होगा 100। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें अब डिजिटल सम लगा दूं तो आपका कहना है जी 5 और 4 9 तो कट गया, नीचे 7 दिखे तो काट के ऊपर 4 की गुणा है, 9 कट गया और 4 एकम 4, आंसर का डिजिटल सम 4 आना चाहिए। ध्यान से देखना कहाँ 4 बन रहा है, 7 और 5 12 का मतलब 3, 3 और 5 तो 8 होते हैं, यहाँ 4 कैसे बन गया। आपका कहना है 6 और 5 11 का मतलब 2 होता है, यहाँ 4 कैसे बन गया। 5 और 2 7, 7 और 6 13 का मतलब 4 होता है, आंसर हो सकता है। 6 और 1 7 और 5 12 का मतलब 3 होता है, ये आंसर कैसे हो गया। इतना ही आपको इस सवाल में दिमाग लगाना था, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल गौर से देखेंगे। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर सिंपल इंटरेस्ट एट विच, फिर रेट पूछा है, ध्यान से सुनना। ₹1040 प्रिंसिपल है, अमाउंट्स टू ₹1230 अमाउंट है, टाइम है 1.5 साल। मुझे बताओ क्या इस 1.5 साल को मेरे प्यारे भाई मैं 3/2 लिख लूं? अरे बोलो हाँ के ना। क्या इस 1.5 साल को मेरे प्यारे भाई क्या लिख लूं? 3/2। तो बस बात खत्म हो गई। अगर प्रिंसिपल आपको पता है 1040, अमाउंट आपका कहना है जी 1230 है, जब ब्याज निकालोगे वो इनका डिफरेंस होगा मेरे भाई, और इनका डिफरेंस जब आप लोगे तो ये आ जाएगा 1230 है ये, तो यहाँ से घटाओगे तो ऐसी स्थिति में 0 से 0 ही रहेगा और यहाँ जाएगा 9 और यहाँ जाएगा 1, मतलब सीधा सीधा 190 का डिफरेंस है। ये 190 रुपये ब्याज कितने साल में है मेरे भाई? ये 190 रुपये ब्याज 1.5 साल में है, तो 1 साल का ब्याज कैसे निकलेगा? 190 अपॉन 3/2। आपका कहना है जी 2 जाएगा ऊपर, तो तस्वीर ये हो गई कि 1 साल का ब्याज आ गया 190 गुणा 2/3। आपका कहना है जी अब मैं रेट का फॉर्मूला जानता हूं, 1 साल का ब्याज अपॉन प्रिंसिपल गुणा 100। 1 साल का ब्याज है 190 गुणा 2/3, डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल रखना है तो प्रिंसिपल रख दो सरकार 1040 और इनटू में आएगा 100। इनटू में क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? इनटू में आएगा 100। ये आपका सीधी कैलकुलेशन अगर सोल्व कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। आपने ये कहा जी 0 से कट गई 0। आपका कहना है जी ऐसी स्थिति में 2 से अगर इसे काट दूं तो ये आएगा 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 52। तो इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर में 52 आ रहा है तो डिनोमिनेटर में 29 आने का तो कोई मतलब नहीं, 13 का मल्टीपल आएगा। ये ऑप्शन तो टिक करने का कोई कारण हमारे पास है नहीं। चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा सा और सोल्व कर मैं करूं तो मेरे भाई इस 2 को काट दो, 10 को काट दो किससे? 5 से, और ये कट गया 26 बार। फिर 2 से काट दो, ये कट गया 13 बार, और ये कितनी बार कटेगा? 2 नम 18 और 2 पंजे 10। बस आंसर आपके सामने है। 5 की गुणा करो 95 में, 5 पंजे 25, 5 नम 45 और 2 47, और डिवाइडेड बाई आया 39। बस इसको सोल्व कर दो, डिनोमिनेटर में 39 रहेगा, दिख रहा है साफ साफ। बस ये नंबर पता कर लो 11 रहेगा, 12 रहेगा या 13, तो आपकी बात बन जाएगी। ध्यान से देखना मेरे भाई, 39 से काटोगे 39 एकम 39, कितना बचा? 8। 85 आया, 85 को अगर 39 दूनी 78 होता है तो 12 आएगा, 12 ये रहा सवाल का आंसर है। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत इस सवाल में बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है अगला सवाल? अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज गिवन एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर। टाइम कितना है मेरे भाई? 6 साल। हैड इट बीन गिवन 7% हाइयर रेट, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, इट वुड हैव फेच्ड ₹1512 मोर। मेरी बात सुन लो, सवाल सीधी सीधी एक बात कह रहा है कि भाई 6 साल के लिए किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई पैसा दिया गया, अगर उस पर हर साल 7% ज्यादा ब्याज वसूला जाए तो 6 साल के अंदर 1512 रुपए ज्यादा मिलते हैं। मेरे प्यारे भाई अगर परसेंटेज के हिसाब से देखूं तो 1 साल में 7%, तो 6 साल में आपका कहना है जी 7 गुणा 6, 42% ब्याज बढ़ गया। बहुत बढ़िया, परसेंटेज के हिसाब से 42% ब्याज ज्यादा आएगा।
और सवाल कह रहा है जी ब्याज जो आया है वो आया है 1512। प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल होता है हमेशा 100%। 1% की वैल्यू अगर यहां से आप देखें तो 1512 अपॉन 42 है। अभी डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीपल दिख रहा है, डिजिटल सम लगने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो भाई 3 से काटो पहले, तो ये आएगा 14 और ये 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। अब मुझे बताओ क्या इसमें अब डिजिटल सम लग सकता है? नीचे दिख रहा है 4 और 1 5, 5 जब भी दिखे काट के ऊपर 2 की गुणा। 9 का मल्टीपल अगर सवाल में कहीं आ जाए तो आंसर का डिजिटल सम 9 आता है। जरा देखना कहाँ 9 बन रहा है। यहां तो 5 है, यहां 9 है, यहां 6 है और यहां 4 है। सवाल का आंसर सीजीएल प्री 2024 में यही सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते मेरे भाई, अगला सवाल। A certain sum of money become 7 times of itself when invested at a certain rate of simple interest। कोई पैसा है खुद का 7 गुना हो गया जब किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया। कितने साल में? 14 साल में। हाउ मच टाइम, ध्यान से सुनना, राउंड ऑफ फिगर में आंसर निकालना है 2 डेसिमल तक। विल इट टेक टू बिकम 18 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट। बेटा क्लास में भी मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया तो कई इस टाइप के सवाल कराए थे, याद करिए। बिल्कुल सेम सवाल 2024 के प्री में है और इस सवाल में तो हमें दिमाग लगाना ही नहीं होता, हम डायरेक्ट करते हैं। कैसे? ध्यान से देखो, हमने माना प्रिंसिपल हमारा 1 रुपया था, अब वो 7 गुना हुआ है। अगर वो 7 गुना हुआ मतलब 1 रुपये से वो पैसा 7 रुपये हुआ है। अरे 1 रुपये से कितना हुआ है? 7 रुपये हुआ है। तो आपका कहना है जी 7 रुपये हुआ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 1 अमाउंट 7 तो ब्याज मिला 6। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ब्याज कितना मिला भाई? ब्याज मिला 6। प्रिंसिपल 1 अमाउंट 7 तो ब्याज आपका कहना है जी ब्याज आपको 6 रुपये मिला है। बहुत बढ़िया। कितने साल में मिला है? तो अगर आप साल की बात करेंगे तो आपका कहना बिल्कुल साफ है जी। कितने साल में मिला है? ये ब्याज 14 साल में मिला है। चलो जी, आगे सवाल ये कह रहा है कि अब इसको 18 गुना होना है। अगर मेरे प्यारे भाई इसे 18 गुना होना है तो 1 को 18 गुना जब होना होगा तो क्या 18 रुपये बनना होगा? आपका कहना है जी बिल्कुल बनना होगा। जब 18 गुना होने के लिए 18 रुपये बनना होगा तो 1 रुपया 18 रुपये बना, ब्याज कितना मिला? तो आपने कहा ब्याज 17 रुपये मिला। बहुत बढ़िया। अब टाइम आपको बताना है, मुझे बताना मेरे भाई। अगर 6 रुपये ब्याज मिलता है 14 साल में, 6 रुपये ब्याज मिलता है 14 साल में, तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा 14/6, अर्थात थोड़ा सा सोल्व कर दूं 7/3 में। लेकिन मुझे तो ब्याज 17 चाहिए, तो 17 रुपये ब्याज मिलेगा 7/3 गुणा 17। 17 सत्ते 119, डिवाइड करना है 3 से। सोल्व करने जाओगे तो 3 तिये 9, 2 बचा 29 हो गया, 3 नम 27, 39 पॉइंट कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यही सवाल का आंसर है और यही इस क्वेश्चन का बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है। क्लास में भी मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया कई इस टाइप के सवाल कराए हैं। ये सवाल आज से नहीं सालों से पेपर में आ रहा है, इस बार भी 2024 में पेपर में था। आगे बढ़िए, अगला सवाल आपके पेपर का 2024 प्री में पूछा गया है। बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना। ये वो सवाल है जो इस बार नए टाइप पे आया है। इस सवाल को बहुत गौर से सुन लो। ये पहली बार नया टाइप पेपर में पूछा गया है और हर शिफ्ट में एक सवाल ऐसा है, ध्यान से देखना। मैंने सारे सवाल जो इस टाइप के आए हैं वो एक साथ लगाए हैं स्लाइड वाइज। अब देखना अगले सारे सवाल इस टाइप के एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ध्यान से सवाल समझ लो पहले, सॉल्यूशन की तो बाद की बात है। क्या कह रहा है? अ मैन बोरोज अ सम ऑफ रुपीज 1,92,208, 1,92,208 रुपए प्रिंसिपल था जो उसने बोरो किया था, उधार लिया था। किस रेट पे? 15% की दर पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के आखिरी में। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत बढ़िया सवाल है और मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, इसी से सवाल करना है। 1,92,208 रुपए लिए, सच माने में तो उसे 2 साल तक इन्हें रखना था और उसके बाद जो ब्याज बैठता उसे चुका देना था। लेकिन उसने क्या किया? उसने कुछ पैसा पहले साल के लास्ट में ही वापस कर दिया। तो पहले साल के लास्ट में ही रिपेज
20,196, 20,196 रुपए उसने वापस कर दिए पहले साल के आखिरी में ही। तो एक बात तो आपकी कहना क्लियर है जी, इन पे ब्याज एक ही साल लगेगा, क्योंकि एक साल बाद उसने पैसा लौटा दिया, 2 साल रखा ही नहीं, तो ब्याज लगने का कोई 2 साल का सवाल ही नहीं। चलो जी, ये पैसा उसने पहले साल के लास्ट में वापस कर दिया। इफ अ मैन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लास्ट में जो बाकी पैसा बचा था वो उसने वापस किया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट एक्रूड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, जो पहले साल का धनराशि था उसे भी मिला के, हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। बहुत ध्यान से सुनना, एक लाइन में सवाल समझा देता हूं पहले। एक आदमी ने 1,92,208 रुपए लिए तो 2 साल के लिए थे ब्याज पे, लेकिन उस व्यक्ति ने 20,196 रुपए पहले साल के आखिरी में ही लौटा दिए। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। मैं आपसे यह कह रहा हूं, जरा आप मेरे साथ इस सवाल को सोचिए, तो बेस्ट तरीका सिखा रहा हूं सोचने का। अगर ये आदमी, एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए, अगर ये आदमी ये पैसा लौटाता ना, वापस ही ना करता, तो आप कहते जी इस पे 2 साल का ब्याज देना पड़ता, फिर पूरे पे। तो इसका मतलब इसको ब्याज देना पड़ता 1,92,208 का ब्याज कैलकुलेट करूं तो 15% के हिसाब से 2 साल का ब्याज बैठेगा 30%। कितना बैठेगा भाई? 30%, 2 साल का ब्याज। लेकिन मुझे ब्याज नहीं, अमाउंट चाहिए। तो इसका मतलब ये जो पैसा वापस करता वो इसका 130% वापस करता। फिर सुन लीजिए, मैंने ये इमेजिन कर लिया कि काश ये व्यक्ति कोई पैसा पहले साल के आखिरी में लौटाता ही ना, तो ऐसी स्थिति में इसे 1,92,208 का 130% पैसा 2 साल में देना पड़ता। लेकिन क्योंकि इसने ये पैसा वापस कर दिया पहले साल के आखिरी में, तो आप कह रहे हैं जी इस पे दरअसल उसे 1 साल का ब्याज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले साल के लास्ट में ही वापस कर दिया, तो इस पे सेकेंड ईयर ब्याज नहीं देगा। मतलब अब जो पैसा उसे नहीं देना पड़ेगा इसमें से, वो है 20,196 का 115%। भाई अब दूसरे साल के लास्ट में ना तो ये पैसा देना और ना इस पे ब्याज देना, तो ये पैसा नहीं देना मतलब 100% ये नहीं देना, और ब्याज इसका कितना बैठा है 1 साल का? 15%। तो इसका 115% उसे वापस नहीं देना है। सिर्फ इसमें डिजिटल सम लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? ध्यान से देखिए। आपका कहना है जी अब क्या इसमें ज्यादा दिमाग लगाना, 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 2 और 2 4, 3 और 1 4 का मतलब 4 बराबर 9 कट गया, 6 2 8 और 1 9। अगर कहीं 9 बन जाए डिजिटल सम तो वो पूरा 0 हो जाता है। इससे अब मुझे कोई मतलब नहीं, मतलब 4 चौक 16 का मतलब 7। जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 7 दिख रहा हो उस आंसर को टिक कर दो। ध्यान से देखो कहाँ 7 है। आपका कहना है जी 5 और 4 9 कट गया, 6 6 12 का मतलब 3, 3 2 5 और 2 7, 7 बन रहा है, 7 ही चाहिए, आगे कहीं 7 ना बने। चलो जी, 7 और 2 9 खत्म, 7 और 2 9 कट गया, 7 और 1 8 बन रहा है। कैसे आंसर हो जाएगा? 7 चाहिए। इधर देखो, 7 और 2 9, 7 और 2 9 6 बन रहा है, 7 चाहिए। आपका कहना है 8 और 2 10 का मतलब 1, 1 और 3 4 और 2 6 बन रहा है, मुझे तो 7 चाहिए। सवाल का आंसर, इससे ज्यादा इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था। फिर सुन लीजिए, इस पे सीधा 2 साल का अमाउंट कैलकुलेट कर दीजिए, 130% हो जाएगा 15% की दर से, और इस पे 1 साल का ब्याज मत दीजिए, मतलब इसका 115% इसमें से घटा दीजिए, सवाल का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए, सेम टाइप का सवाल है अगला भी, और आपके पेपर में आया भी है। प्रणव बोरोज अ सम ऑफ 55,98,397। उस भाई ने लिए 5,98,397 रुपए। किस परसेंट की दर से? 20% की दर से। टाइम कितना है? 2 साल। तो क्या इसका 140% लौटाना चाहिए 2 साल में? भाई 20% का 2 साल में ब्याज 40%, और अमाउंट कितना? 140%। लेकिन उसने पहले साल के आखिरी में पैसा कितना वापस किया है? अरे पहले साल के आखिरी में उसने पैसा कितना वापस किया है? उसने वापस किया है 1,24,284। इसका मतलब ये पैसा अब सेकेंड ईयर में ब्याज इस पर कैलकुलेट नहीं होगा। तो माइनस करोगे 1,24,284 का कितने परसेंट? सिर्फ रेट को पकड़ो, 120%। आंसर आ जाएगा, सिर्फ कैलकुलेट कर दो।
कैसे, ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई। इसको अब सोल्व करना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं, डिजिटल सम लगा रहे हैं। 9 यहाँ कट गया, 9 कट गया, 7 और 3 10 का मतलब 1, 1 और 8 9, तो यहाँ से 5 बचा। 4 और 1 5 का मतलब 5 हो गया, इधर 8 और 1 9, 4 2 6, 2 8 और 4 12 का मतलब 3, और 2 और 1 3, और 3 3 9 देखते ही खत्म हो जाता है, तो आंसर का डिजिटल सम 7 आएगा। देख लो 7 कहाँ है, जहां आपको 7 दिखे वही आंसर है। 5 और 4 9, 8 और 1 9, 2 और 1 तो 3 होता है, खत्म, आंसर नहीं हो सकता। इधर आओ, 8 और 1 9, 6 और 5 11 का मतलब 2, 2 और 8 10 का मतलब 1 होता है, मुझे तो 7 चाहिए। इधर आओ, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 5 और 3 तो 8 होता है, 7 चाहिए, इसका डिजिटल सम 7 आना चाहिए। देखो ध्यान से, 8 और 1 9, 7 और 5 12 और 6 18 का मतलब 9, क्या आया डिजिटल सम 7, यही सवाल का आंसर है। जब 3 ऑप्शन कट गए थे, चौथे का डिजिटल सम चेक भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधा आप आंसर बता देते। आगे बढ़िए, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम टाइप का सवाल अगला भी है। देखो किस तरीके से हर शिफ्ट में किस टाइप का सवाल था, और आज के बाद अगर कभी किसी भी एग्जाम में आने वाले पेपरों में कोई ऐसा सवाल आपको दिखे, क्योंकि ये पहली बार पूछा गया है, इसी अप्रोच से आप डायरेक्ट उसका आंसर देंगे। चलिए इस सवाल पे बात करते हैं भाई। पन्ना बोरोज अ सम ऑफ 6,23,305, तो 6,23,305, 2 साल का इसका भी मामला है, सेकेंड ईयर का मामला है। 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज 20%, और उसका अमाउंट हो गया 120%। चलो जी, कितने पैसे पहले साल के लास्ट में वापस किए? 16,390, घटा दो जी। इसका कितने परसेंट लोगे? सिर्फ 10%, और अमाउंट हो गया उसका 110%। पिछले दोनों सवाल भी सेम टाइप के थे, लगा दीजिए डिजिटल सम और आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से भाई, 6 और 3 9, 5 और 3 8 और 2 10 का मतलब 1, 2 और 1 3, ये 1 है, माइनस 9, 6 और 3 9 1, और 1 और 1 2, 3 माइनस 2, डिजिटल सम 1 आना चाहिए। देख लो किस ऑप्शन में है। 7 और 2 9 कट गया, 9 कट गया, 5 और 3 8 हो गया, मुझे तो 1 चाहिए। 7 और 2 9 9, 5 और 2 7 होता है, मुझे 1 चाहिए। 8 और 7 15 का मतलब 6, 6 और 3 9, 7 दिख रहा है, और मुझे 1 चाहिए। इधर आओ, 7 और 2 9, 9 भी कट गया, 7 और 3 10, 10 का मतलब 1, आंसर डी हो गया। और इससे ज्यादा आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है? नमन बोरोज अ सम ऑफ ₹38, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल ये भी है, बताओ इसमें भी सेम करेंगे कि नहीं। 3,48,020, तो 3,48,020 सारे सीजीएल प्री 2024 के सवाल है। 8% है, 2 साल में 16%, और उसका अमाउंट 116%। कितने पैसे वापस किए थे? 15,090, इस पे ब्याज देना नहीं। कितने परसेंट ब्याज है? 8%, तो निकाल दो इसका 108%। अब ध्यान से देखना, डिजिटल सम लगाऊं तो यहाँ तो 8 और 1 9 बन रहा है, और 9 कहीं बन जाए तो उसका डिजिटल सम 9 होता है, इस पे मुझे बात ही नहीं करनी। अब सिर्फ इसका जो डिजिटल सम आएगा वही मेरे सवाल का आंसर बन जाएगा। कैसे? ध्यान से देखना, यहाँ डिजिटल सम देखो, 4 3 7, 8 और 7 15 का मतलब 6, 6 और 2 8, और 6 और 1 7 और 1 8, 8 गुणा 8 64, 6 और 4 10, 10 का मतलब 1। वापस से देख लो डिजिटल सम 1 कहाँ है। आपका कहना है जी 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 8 और 7 15 का मतलब 6, 6 और 3 तो 9 होता है, मुझे 1 चाहिए। कैसे आंसर होगा? 8 और 7 15 का मतलब 6, 6 और 3 9, ये तो कट गया। 6 और 4 10 का मतलब 1 आंसर हो सकता है। इधर 8 और 1 9 9, 8 और 3 11, 11 का मतलब 2, 2 और 3 तो 5 होता है, मुझे 1 चाहिए। कैसे आंसर आएगा? 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 3 3 6 और 3 9 कट गया, मुझे 1 चाहिए, तो पूरा ही 9 बन रहा है। कैसे आंसर होगा? और यही सवाल का आंसर है। इससे ज्यादा मुझे बताइए, 10 से 11 सेकंड का ये सवाल है, दिखने में भले ही बड़ा दिख रहा हो, लेकिन इससे बढ़िया तरीका पॉसिबल ही नहीं है। आगे बढ़िए, अगला सवाल फिर देखते हैं।
चलो ये फिर इसी पेपर का सवाल है और बिल्कुल सेम टाइप का सवाल यहां आपको फिर दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखो। इस बार पैसा कितना है? 1,41,545। चलो जी, इसका कितने परसेंट निकालूंगा? 11%, 2 साल में 22%, क्योंकि ये भी सेकेंड ईयर की बात कर रहा है। और इसका 11%, 11% का दुगना कितना भाई? 22%। और अमाउंट निकालोगे तो कितना होगा? 122%। ये सारे सवाल सेम टाइप के हैं जो पेपर में आए, एक साथ हर शिफ्ट में एक सवाल था। इस बार कितने पैसे वापस कर दिए? 25,490। तो माइनस 25,490 कितने परसेंट ब्याज देगा? 11% देगा और अमाउंट होगा 111%। इसको सोल्व करो। अगर डिजिटल सम लगाऊं तो ध्यान से देखना, इसका डिजिटल सम 5 और 4 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 कट जाएगा, 1 बचेगा। 5 और 4 9 कटा, 5 और 4 9 कटा, सॉरी 2 बचा। यहां से डिजिटल सम 2 आया, गुणा 2 2 4 और 1 5, माइनस यहां से आया 2 डिजिटल सम और यहां से आया 3, 5 दूनी 10 का मतलब 1, 1 माइनस 6 तो माइनस 5 आया। मैंने कई बार सिखाया डिजिटल सम जब भी नेगेटिव आ जाए तो अपनी तरफ से उसमें 4 जोड़ के पॉजिटिव बना लिया करो, सॉरी 9 जोड़ के पॉजिटिव बना लिया करो। तो आंसर का डिजिटल सम 4 आना चाहिए। किस किस ऑप्शन में 4 है देखो भाई, 9, 4 4 8 और 1 9, ये 4 बन रहा है, आंसर हो सकता है। इधर 6 और 3 9, 5 3 8 और 1 9, ये भी 4 बन रहा है, हो सकता है। इसका मतलब डिजिटल सम तो यहां लगता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि पहला और दूसरे का ऑप्शन का डिजिटल सम कितना आ गया? 4 आ गया। सवाल ने काफी हमें फंसा दिया। दोनों का डिजिटल सम इस बार मेरे भाई सेम दिख रहा है। अब भाई डिजिटल सम सेम दिख रहा है तो कोई बात नहीं, अब कुछ तो जुगाड़बाजी लगानी पड़ेगी। देखो इस तरीके की कितनी टिपिकल कैलकुलेशन है। इसका 122% आप निकालना चाहें और इसका 122% निकालने के बाद आप कहें फिर इसका 111 निकालना चाहें, बहुत टाइम खराब हो जाएगा। मेरे भाई जरा गौर से देखो, कुछ जुगाड़ मिल रहा है क्या? यूनिट डिजिट सबका अलग अलग दिख रहा है, तो क्या मैं यूनिट डिजिट पे काम कर सकता हूं? चलो यूनिट डिजिट पे काम कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना है। ये क्या आएगा? 141,545 गुणा 122/100। अब सोल्व ही करना पड़ेगा, दो का डिजिटल सम सेम है। 25490। बहुत ध्यान से देखना, हम यूनिट डिजिट पे काम करेंगे पूरा, हम तब भी इसको सोल्व नहीं करते। ध्यान से देखो मेरे भाई, अगर मैं इसे सोल्व करना चाहूं तो सबसे पहले आपका कहना है जी 5 से काट दो इसको। 5 से जब काटोगे तो ये आएगा 20, इसको 5 से काटो, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 8 40, 1 बचा, 5 3 15 और 5 9 45। 2 से काट दो, 2 6 12, 2 एकम 2 और ये आया 10। अल्टीमेटली यहां से जो कैलकुलेशन दिख रही है वो 28309 इंटू 61, और क्योंकि 10 से डिवाइड है तो मैंने एक अंक पे पॉइंट लगा दिया। चलो माइनस, इधर देखो 0 से 0, यहां भी एक अंक पे पॉइंट लग सकता है। 254.9 क्योंकि 10 से भाग था और गुणा 111। अब भाई यूनिट डिजिट पे काम करते हैं। देखो एक बात तय है कि यहां से अगर मैं देखूं 61 गुणा 9 कितना होगा? 61 गुणा 9 होगा, 9 एकम 9, 9 6 54, 549। तो भाई यूनिट डिजिट तो यहां से 9 आई, अब कैरी कितना बच गया? 54। 6100, तो यहां आ जाएगा 4। मैंने सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट पता कर ली इस कैलकुलेशन की। कैसे? फिर सुन लो, 61 गुणा 9 549, 9 आ गया, 54 कैरी बचा। 6100 तो 54 का 4 उतर जाएगा। चलो जी यहां आओ, यहां से भी लास्ट डिजिट पता करते हैं। तो 9 गुणा 111 999 होंगे। 999 में से मेरे भाई मैंने 9 तो उतार लिया यहां और 99 बचा कैरी। अब आगे चलो, 111 गुणा 4 444, 444 में 100 जोड़ो, तो 444 में 100 जोड़ोगे 544 माइनस 1 कर दो तो कितना होगा? 543, और पॉइंट में 9 है। देखो भाई 9 माइनस 9 तो हो जाएगा 0, और 4 माइनस 3 आएगा 1, तो जिसका डिजिट लास्ट का 1 दिख रहा है ऑप्शन का, वही आंसर होगा। इसका 1 दिख रहा है,
क्या यहाँ एक दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ एक दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ एक दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर सुन लीजिए, देखिए कितना मुश्किल में सवाल ने हमें फंसा दिया। सवाल ने डिजिटल सम भी सेम दिया। इतनी टिपिकल कैलकुलेशन 2024 के प्री में थी कि 122% किसी का निकालना क्या आसान काम है क्या? बिल्कुल नहीं। 111% निकालना आसान काम है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैंने आपको कहा कि जब जब सवाल को मुश्किल करेगा मेरे प्यारे भाई, एक खिड़की ऐसी खोलेगा जिसके बलबूते उस सवाल को आप ध्यान से देख पाएं। हमने कहा जी यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है, तो मैं पूरा सोल्व क्यों करूं? मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट लगाया और सवाल का आंसर निकाल लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह बेहद कैलकुलेटिव सवाल पेपर में आया है। ध्यान से देखो, इसमें डिजिटल सम भी सेम दिया गया था, तब भी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट से इसका समाधान निकाल लिया। आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या कहता है? मोहन बोरोज, बिल्कुल फिर सेम टाइप का सवाल है। मोहन बोरोज अ सम ऑफ रुपीज 4,22,092 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई बिल्कुल सेम मामला है, वही सेकेंड ईयर का। तो मुझे बताओ, 4,22,092 तो ये था ही, 20% ब्याज की दर है, 2 साल में 40% होगी और उसका अमाउंट होगा 140%। इसमें से घटेगा क्या? जो पैसा 1 साल बाद दिया है, तो 1 साल बाद कितना दे रहा है? 21,679। तो 21,679 उसने दिए हैं। इसका कितने परसेंट निकालेंगे भाई? एक ही साल का मामला है, 20% और अमाउंट होगा इसका 120%। चलो यहां डिजिटल सम लगाओ, देखना यहां भी फेल होगा या पास होगा, क्योंकि कोशिश तो हमारी पहली डिजिटल सम ही रहती है। 9 कट गया, 4 2 6 2 8 और 2 10 का मतलब 1 आ रहा है। यहां से 4 और 1 5 आ रहा है, माइनस इधर देखो 7 7 और 2 9, यहां से 7 आया और यहां से 3 आया। 5 माइनस 7 21 का मतलब 3। तो डिजिटल सम आंसर का 2 आना चाहिए। देखना कहां भाई 2 है। आपका कहना है 6 और 3 9 कट गया, 7 और 6 13 का मतलब 4, 4 और 5 9 भी कट गया, 5 आ रहा है, मुझे 2 चाहिए। ये आंसर नहीं है। आगे बढ़ो, यहां आपने कहा जी 8 और 3 11, 11 का मतलब 2, 2 और 8 10 का मतलब 1, 1 और 5 6, 6 और 5 11 का मतलब 2 आ रहा है यहाँ। ये आंसर हो सकता है। इधर आओ, 6 और 3 9 कट गए, 5 और 4 9 कट गए, 8 आ रहा है, ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। इधर देखो 9, 5 और 4 9, 6 और 1 7 और 4 11, यहां भी भाई 2 आ गया, ये भी पॉसिबल है। फिर सवाल ने हमें फंसा दिया। फिर देखो कितने टिपिकल कैलकुलेशन, और डिजिटल सम भी 2 ऑप्शन का 2 दे दिया। कोई बात नहीं, अब ये 2 आंसर नहीं है, ये मुझे डिजिटल सम से पता लग गया। अब इस पे हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाई। इन 2 ऑप्शन में से मुझे एक आंसर निकालना है। वापस से मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, दोनों की यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट पे काम करूं। बहुत ध्यान से देखना, यूनिट डिजिट पे जब आप काम करोगे तो कैसे होगा? 422 092 मेरे भाई 140% का मतलब 1.4। जब भी आपको परसेंटेज हटाना हो 2 अंकों पे डेसिमल लगा दो, बात खत्म। 1 अंक ये रहा, 1 ये रहा, तो 1.4 हो गया। 120% का मतलब हुआ 21679 तो था ही, 120% का मतलब 1.2। चलो जी कैलकुलेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां आपका कहना है जी 14 दूनी 28। अब 14 निमा जब निकालोगे 14 7 98, तो 9 चौक 36, 9 एकम 9 3 12, तो 14 निमा 126 और 2 कैरी थे तो 128। यहां से लास्ट 2 डिजिट की मल्टीप्लाई हमने की और 8.8 आया। कैसे? फिर सुन लो, 14 की गुणा 2 में किया 28 कैरी 2, फिर 14 की गुणा 9 में किया 126, 126 और 2 128, 128 का 8 लिख लिया। तो लास्ट 2 डिजिट यहां से आई 8.8। इधर आओ, यहां से लास्ट 2 डिजिट देखो, 12 निम्मा 108 कैरी 10, 12 सते 84, 84 और 10 94, 94 में 4 आया। ये आई लास्ट 2 डिजिट यहां से और लास्ट 2 डिजिट यहां से। 8 में से 8 जाएगा 0 और 8 में से 4 जाएगा, तो आंसर क्या आना चाहिए? लास्ट डिजिट
4 आनी चाहिए। दिख रही है क्या 4? बिल्कुल दिख रही है। यहाँ 0 थी, यहाँ लास्ट डिजिट 4 है। फिर देखो ये एक और कैलकुलेटिव सवाल पेपर में 2024 प्री में आया, यहाँ डिजिटल सम भी सेम था, लेकिन फिर भी हमने 2 ऑप्शन तो डिजिटल सम से काट दिए, लेकिन यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए लास्ट डिजिट बता करके हमने आंसर बता दिया। मैं फिर कह रहा हूं, इन वीडियोस का एक ही फायदा है कि मैं आपको वो हर कैलकुलेटिव सवाल करा पाऊं जो शायद ऑफलाइन क्लास में कराना पॉसिबल ना हो पा रहा हो, वो हर कैलकुलेटिव एग्जाम अप्रोच बताऊं जो शायद ऑफलाइन क्लास में उतने अच्छे से बताना पॉसिबल ना हो पा रहा हो। वहां तो हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ ही रहे हैं, यहां भी हम चीजों को देख पा रहे हैं। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल क्या कहता है भाई, एस बोरोव्ड सम अमाउंट फ्रॉम आर, एस ने कुछ पैसे आर से लिए एंड प्रोमिस्ड टू पे हिम 8% इंटरेस्ट, 8% ब्याज देने का भी वादा किया। आगे कह रहा है देन एस इन्वेस्टेड द बोरोव्ड अमाउंट इन अ स्कीम, उसने इसे एक स्कीम में लगा दिया, अपॉन विच ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5%। अच्छा, एक स्कीम में उसने लेके लगा दिया जिसपे 5% का फायदा भी आर ने कमाया। द प्रिंसिपल अमाउंट विद द इंटरेस्ट, हाउ मच परसेंटेज आर वुड हैव गेन्ड इफ ही वुड हैव इन्वेस्टेड इन द स्कीम डायरेक्टली। पहले सवाल समझ लो, सॉल्यूशन की बात तो बहुत बाद की है। चलो पहले सवाल समझाता हूं, सवाल क्या है। देखो भाई, ये एक आदमी है एस, इससे पैसा लिया आर ने, कितने परसेंट ब्याज पे? 8% ब्याज पे। और आर ने ये पैसा भी किसी को दे दिया, लेकिन आर ने जिसको पैसा दिया उसने एक शर्त लगाई। शर्त क्या लगाई कि यहां जो पैसा है उस पे उसे 5% का प्रॉफिट चाहिएगा। तो जरा बताना, अगर एस ने 100 रुपए आर को दिए तो आर 8% के ब्याज के बाद एस को चुकाएगा 108 रुपए। अरे हाँ के ना, एस को कितने चुकाएगा आर? 108 रुपए। अब आर ने किसी को ये दे दिया, किस शर्त पे? कि भाई मुझे 5% का प्रॉफिट चाहिए। 5% का प्रॉफिट आर किस पे लेगा? जो पैसा एस को दे रहा है उस पे। कितना दे रहा है? 108। तो इसका 5% निकालो। 5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब होगा मेरे भाई 1/20। 5% ब्याज का मतलब हो गया 1/20। 2 से काटोगे ये 10 आएगा, और ये आ जाएगा 54, और 54/10 का मतलब 5.4। अब ध्यान से देखना भाई, 5.4% का प्रॉफिट उसने यहां से भी ले लिया। 5.4 रुपए का प्रॉफिट वो यहां से भी ले गया। कौन? आर। अब कह रहा है ऐसे इस पैसे को डायरेक्ट इस तीसरे आदमी को देना चाहता है, आर को बीच में रखना ही नहीं चाहता। तो कितने रुपए का लाभ होता? ध्यान से देखना, 8 रुपए का ब्याज तो उसने आर से लिया, और ये जो 5.4 का प्रॉफिट आर खा रहा है ये भी फिर किसको मिलेगा? एस को मिलेगा, क्योंकि आर अब बीच में है ही नहीं। अगर एस इस तीसरे व्यक्ति को डायरेक्टली पैसा दे तो 8 रुपए तो वो ब्याज एस का वैसा ही रहेगा जो आर से लेता था। ये जो 5.4 रुपए का मुनाफा आर कमा रहा था ये भी फिर डायरेक्ट किसको मिलने लगेगा? एस को। तो आपका कहना है जी ऐसी स्थिति में फिर जो एस का मुनाफा होगा वो 8 + 5.4 दैट इज 13.4% होगा, और वही सवाल का आंसर है। इतना ही दिमाग आपको इस सवाल में लगाना था। बढ़िया सवाल है, पहली बार इस टाइप का सवाल सीजीएल ने पूछा है इसी 2024 के प्री में। आगे बढ़िए। A trader owes a merchant 9,810 due in 1 year। मेरे भाई कोई ट्रेडर है, 1 साल बाद उसे जो पैसा चुकाना है वो 9,810 है, मतलब ये अमाउंट है। आगे चलो। बट द ट्रेडर वॉन्ट्स टू सेटल द अकाउंट आफ्टर 6 months। 6 महीने बाद ये अकाउंट को सेटल करना चाहता है। If the rate of simple interest is 9% per annum, how much cash he should pay? भाई एक बात बताओ, 1 साल बाद 9% की दर से क्या ट्रेडर 109% रुपए चुकाएगा? हाँ के ना? 9% की दर से 1 साल बाद अमाउंट क्या 109% होगा? बिल्कुल होगा। इसी की वैल्यू सवाल ने दे रखी है 9,810। अब भाई वो ट्रेडर कह रहा है 1 साल बाद नहीं 6 महीने बाद ही चुकाऊंगा,
तो 6 महीने मतलब आधा साल, आधे साल में 9% के हिसाब से, हाफ ईयर में 6 महीने में 9% के हिसाब से क्या मेरे भाई 4.5% ही ब्याज जाएगा? अरे कैसे भाई, 6 महीने 1/2 साल होता है और 9 गुना 1/2 कितना हुआ? 4.5%। तो दरअसल अब वैल्यू आपको 104.5% की पता करनी है, क्योंकि उसे अब 4.5% ही ब्याज देना पड़ेगा 6 महीने में, तो उसका अमाउंट 6 महीने में 104.5 होगा। ध्यान से समझो, 109% की वैल्यू 9,810 है और 104.5 की चाहिए। जरा डिजिटल सम लगा के देखते हैं। 9 तो कट गया, यहाँ 1 बचा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे भाई अब आप कहोगे 109% की वैल्यू अगर 9,810 है तो 1% की वैल्यू होगी 9,810 अपॉन 109, और क्योंकि वैल्यू मुझे 104.5% की चाहिए तो गुणा 104.5 रखोगे। डिजिटल सम लगा रहा हूं, नीचे 9 कट गया, 1 बचा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 और 4 9 कट गया, यहां भी 1 बचा, 9 8 और 1 9, किसी के गुणा में 9 चला जाए, आंसर का डिजिटल सम 9 आता है। देख लो कहाँ है 9, 5 और 5 10 का मतलब तो 1 होता है, मुझे 9 चाहिए। 9, 5 और 4 भी 9, 9 चाहिए था, 9 मिल गया, आंसर हो सकता है। अब दिक्कत यह है कि यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो दोनों क्वेश्चन में डिजिटल सम क्या हो गया? सेम हो गया। अब ऐसी स्थिति में भाई फिर आपको सवाल निकालना पड़ेगा। अब सवाल निकालना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, इस कैलकुलेशन को हम कर देते हैं। 109% की वैल्यू है 9,810 अपोन में 109 और गुणा में चाहिए 104.5, यही आपको चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान से देखना भाई, क्या ये इससे 90 बार कट गया? अरे भाई 9 9 81, 9 0 0 8 और 9 एकम 9, और 90 गुणा 104.5 जब करोगे तो इस जीरो से ये पॉइंट खत्म, 9 पंजे 45, लास्ट डिजिट आंसर का 5 होना चाहिए। ना तो यहाँ 5 है, ना यहाँ 5 है, ना यहाँ 5 है, 5 सिर्फ यहाँ है, और यही सवाल का आंसर हुआ। तो यहाँ फिर हमने डिजिटल सम सेम आ गया था, हमने किसकी हेल्प ली है? यहाँ फिर यूनिट डिजिट की हेल्प ली है और आंसर उससे हमें मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। In a bank 6% interest is given on the deposited amount, 6% ब्याज मिलता है डिपॉजिटेड अमाउंट पे। The bank then invest the money in the stock market, बैंक ने 6% इंटरेस्ट के बाद स्टॉक मार्केट में कोई पैसा लगाया, एंड इज एबल टू अर्न 30,000 फॉर एवरी 3 लाख। बहुत ध्यान से सुनना, 6% ब्याज तो इस बैंक को उस ग्राहक को देना है जिससे पैसा लिया, ठीक। अब इस बैंक ने पैसा लगाया स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में पैसे का हिसाब इसे क्या मिल रहा है कि 30,000 रुपए मिलते हैं, 30,000 रुपए मिलते हैं अगर ये पैसा 3 लाख लगाए। बोलो, अब वो कह रहा है कि अगर उसने 60 लाख रुपए लगाए हैं तो मुनाफा बताओ बैंक का कितना है। अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर उसने 3 लाख रुपए लगाए बैंक ने, तो यहां किसी से लिए भी 3 ही लाख होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है जी, अगर 3 लाख रुपए पे 30,000 रुपए तो बैंक ने यहां से कमा लिए, सही बात है, लेकिन जिससे ये 3 लाख लिए हैं उसे भी तो ब्याज देना पड़ेगा 6%। तो मुझे बताओ 3 लाख का 6% ब्याज, आप कहोगे जी बड़ा आसान है मामला, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, और 3,000 गुणा 6 हो गया 18,000, मतलब 18,000 रुपए तो उसे देने पड़ेंगे जिससे बैंक ने ये 3 लाख लिए हैं, और मुनाफा टोटल बैंक ने कितना कमाया है? 30,000। तो अगर बैंक का अब मैं नेट मुनाफा आपसे पूछूं तो आप कहोगे जी 30,000 तो जरूर कमाए, पर उसमें से 18,000 उसे भी देने पड़े जिससे पैसा लिया था। तो बैंक का जो मुनाफा बचा वो 12,000 बचा। आप कहेंगे जी बिल्कुल बचा, कितने रुपए पे? 3 लाख पे। तो भाई अगर 12,000 रुपए का मुनाफा ये आपका बैंक 12,000 रुपए का मुनाफा ये आपका बैंक 3 लाख पे कमाता है, तो 60 लाख पे कितने का कमाएगा? आप कहोगे जी कौन सी बड़ी बात है, इसका 20 गुना है, तो यहां भी 20 गुना कर दो, और जब इसका 20 गुना आप करोगे
तो यहां से आ जाएगा 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपये कुल मुनाफा बैंक को मिलेगा। और यही आपका सवाल का आंसर है। इससे ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत मुझे तो महसूस नहीं होती। आगे बढ़िए। द इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अ सम फॉर ₹16,000 लेंट एट सिंपल रेट ऑफ 14% पर एनम। प्रिंसिपल है 16,000 रुपए, रेट है 14% फॉर द टाइम इन दोज मैनी ईयर्स विच गिव सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3/5 एट अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम। सवाल समझिए भाई, प्रिंसिपल है 16,000 रुपए, रेट है 14%। सवाल ने टाइम की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी, कहता है जी टाइम उतना ही है जितने टाइम में 10% की दर से ब्याज 3/5 हो जाए। अभी सिखा के आया हूं तरीका। 10% का मतलब मुझे बताओ क्या 1/10 हुआ? मतलब 10 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो एसआई 1 रुपया है 1 साल में। आपका कहना है जी 3/5 कर दो प्रिंसिपल को। भाई मेरा प्रिंसिपल 10 है, यहाँ 5 दिख रहा है, प्रिंसिपल सेम कर लो, ऊपर नीचे 2 की गुणा। अब आपका कहना है जी आपको चाहिए 6/10। अगर 1 साल में ब्याज 1 रुपया तो 6 रुपये ब्याज कितने साल में मिलेगा भाई? 6 साल में। तो टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ा यहाँ, कितना? 6 साल। फिर सुन लो, टाइम सवाल डायरेक्ट नहीं दे रहा था, कह रहा था टाइम उतना ही है जो 3/5 ब्याज दे दे 10% की दर से। इससे आसान तरीका एक और हो सकता है। एक और क्या हो सकता है कि आप मुझे बताओ, बहुत आसान तरीका, दूसरा भी तरीका मैं आपको बता सकता हूं इस 6 साल निकालने का। मुझे बताओ, कह रहा है पैसे को 3/5 कर दो। 3/5 का परसेंटेज वैल्यू सब जानते हैं 60% होता है। 1 साल में ब्याज 10%, तो 60% कितने साल में होगा? 6 साल में होगा। ये दूसरा तरीका है इस 6 साल को निकालने का, कैसे भी आप निकाल लो। अब आपसे इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट। बताओ मेरे भाई, अगर आप ये कह रहे हैं 14% के ब्याज पे 6 साल में ब्याज कितना बैठेगा? 14 गुणा 6 84%। तो बस भाई 16,000 का 84% आपका आंसर आएगा। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, आंसर में 1 जीरो आएगा। 16 चौका 64, 40 देख लो लास्ट में कहाँ है, ये रहा 40। यहाँ तो 60 है, यहाँ 70 है, यहाँ 80 है। इससे ज़्यादा इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सवाल भी सीजीएल प्री 2024 में ही पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि मैन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी इन ए स्कीम ए एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। स्कीम ए में पैसा लगाया 8% की दर से, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। चलो आगे बढ़ो। ही इन्वेस्टेड 4 टाइम्स, 4 गुना पैसा लगाया। मैंने मान लिया यहां 1 रुपया लगाया था इस स्कीम में, तो बी में लगाए होंगे 4 रुपया। अरे बोलो, क्योंकि 4 गुना पैसा लगाया है दूसरी स्कीम में एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। चलो जी, टाइम है 7 साल। टाइम कितना है मेरे भाई? 7 साल। ही रिसीव्ड अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹1620। दोनों जगह से इंटरेस्ट जो उसे मिला है वो 1620 मिला है। इन दोनों स्कीमों से टोटल इंटरेस्ट उसे 1620 मिला है। फिर सवाल समझ लो, एक स्कीम ए में कोई पैसा लगा 8% की दर से 5 साल के लिए। कह रहा है स्कीम बी में जो पैसा लगा इस पैसे का 4 गुना था। तो मैंने कहा जी यहाँ 1 रुपया लगा, तो यहाँ कितने रुपए मिला? 4 रुपए। बेहतर होगा 2 जीरो इसके साथ भी चिपका लो और 2 जीरो इसके साथ भी, और आसान पड़ जाएगा सवाल। 100 और 400 ले लिया मैंने प्रिंसिपल। स्कीम ए का प्रिंसिपल 100 रुपए, स्कीम बी का प्रिंसिपल 400 रुपए। मुझे बताओ मेरे भाई, 8 पंजे 40% ब्याज यहाँ से मिलेगा और 100 का 40% ब्याज मिला 40 रुपए। बहुत बढ़िया। यहाँ से ब्याज बताइए, आपका कहता है जी 35% ब्याज मिलेगा। और भाई परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 35 चौका 140 रुपए ब्याज यहाँ से मिला। टोटल ब्याज दोनों स्कीमों से मिला 180। और सवाल कह रहा है जी टोटल जो ब्याज आपको दिख रहा है वो 1620 है। अगर मैं दोनों तरफ 18 से भाग कर दूं तो ये 10 बार कटेगा
और ये 18 निमा 162 90 बार कटेगा। 10 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू 9 है। कह रहा है स्कीम बी का प्रिंसिपल बताओ, कितना माना था 400, तो 400 की वैल्यू क्या होगी भाई 400 गुणा 9, और सवाल का आंसर आपका आएगा 3600। इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की इस सवाल में कोई ज़रूरत मुझे तो महसूस नहीं हो रही है। बड़ा आसान सवाल था। अगर आप इमेजिन कर लें कि प्रिंसिपल वहाँ 100 तो वहाँ 400, 100 और 400 के टर्म में क्यों माना, जिससे परसेंटेज की कैलकुलेशन आसान हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अ सम ऑफ रुपीज 10,000 इज टेकन एज लोन, 10,000 रुपए का लोन लिया मेरे भाई बाई राजेश एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। तो मेरे भाई प्रिंसिपल 10,000 है, रेट कितना है मेरे भाई 15%। आगे टाइम दे रखा है 2 साल, टाइम दे रखा है 2 साल। आगे बढ़ो। बट राजेश कुड नॉट पे इट एट द एग्रीड टाइम, वो समय पर वापस नहीं कर पाया इसे। एंड आस्क फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ 2 मोर ईयर, अगले 2 साल के लिए कहा लोन को और बढ़ा दो। सुन लो ध्यान से मेरी बात फिर। राजेश ने किसी से पैसा लिया, कितने रुपए 10,000 रुपए, इस वादे के साथ कि 2 साल बाद वो पैसा वापस लौटा देगा और ब्याज भी चुकाएगा 15%। लेकिन 2 साल बाद राजेश पाता है कि वो पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही उसने इस बात को उस व्यक्ति को कहा जिससे उसने पैसा लिया था, तो उसने एक शर्त लगाई। क्या शर्त लगाई? सो द लेंडर इंक्लूडेड द इंटरेस्ट अमाउंट for the period as principal for next 2 year at the same rate of interest। बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई। जैसे उस आदमी को ये कहा कि भाई पैसा तो मैं नहीं लौटा पाऊंगा, राजेश कह रहा है कि पैसा मेरे से मैं लौटा ही नहीं सकता अभी, तो ऐसी स्थिति में उसने ये कहा पैसा तो मत लौटा, लेकिन 2 साल बाद का जो तेरा अमाउंट बना है, अगले 2 साल ब्याज उस अमाउंट पे लूंगा, प्रिंसिपल पे नहीं। मतलब 2 साल बाद जो पैसा राजेश को अमाउंट के तौर पर लौटाना था, मिश्र धन के तौर पर लौटाना था, अगले 2 साल ब्याज उस पे लगेगा। और मेरे प्यारे भाई, क्या ये सवाल बेवकूफ नहीं बना रहा है? मुझे बताइए तो, जब कभी भी अमाउंट पर ब्याज लगता है तो वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। अरे अमाउंट पर जब ब्याज लगेगा, 2 साल के बाद का अमाउंट अगले 2 साल के लिए अगर प्रिंसिपल बनेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हो गया? और अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया तो चेहरे पे मुस्कुराहट, कॉलर ऊपर। कितनी बार मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि पहले 2 साल ब्याज 30% लगेगा और अगले 2 साल ब्याज फिर 30% लगेगा। और आपका कहना यह है सरकार कि अब क्योंकि 2 साल के बाद का मिश्रधन अमाउंट अगले 2 साल के लिए प्रिंसिपल बन रहा है, तो यह एसआई का सवाल नहीं रहा, सीआई का हो गया। और 30% पे 2 साल का सीआई आप डायरेक्ट जानते हैं 69%। कैसे निकालना फिर सिखा देता हूं। मैंने कहा जब भी इसका आपको वैल्यू निकालना हो, इस 30 का स्क्वायर करिए, कितना 900 होता है। आखिरी की 2 डिजिट चुरा लीजिए, चुरा ली, और एक पॉइंट लगा दो, 9 बच गया कैरी। इन दोनों को जोड़ो, 30 और 30 60, 60 और 9 69। पता लगा 2 साल का ब्याज हमने डायरेक्ट 69 कैसे लिख दिया, यहां से लिख दिया। चलो, अब इसका मतलब ब्याज जाना है उसको टोटल 69%। आपसे पूछूं अमाउंट कितना जाना है, तो आप कहो जी इंटरेस्ट तो 69% जाना है, लेकिन अमाउंट जो जाएगा जी वो 169% जाएगा। किसका? 10,000 का। तो बताओ भाई 10,000 का 169% जब आप निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, आंसर आया 16,900। आपको इस बात को समझना था कि सवाल आपका बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। लैंग्वेज लिख दी एसआई की और सवाल दे दिया सीआई का। अगर आप इस बात को समझ पाते तो बहुत कम टाइम में डायरेक्ट इसका इसी तरीके से डायरेक्ट शॉर्टकट से सवाल का जवाब दिया जा सकता था। आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या कहता है? रामू लैंड 3,000 टू राजू एट अ सर्टेन सम टू रवि एट द सेम टाइम एंड एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। बहुत ध्यान से सुनना भाई। रामू ने 3,000 रुपए राजू को दिए हैं। कितने दिए हैं? 3,000 रुपए राजू को दिए हैं। ये नहीं पता रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है,
एट द सेम टाइम एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। तो रेट पता लग गया जी 8% है। चलो 5 साल के बाद he received a sum of 1600 from राजू एंड रवि एज टोटल इंटरेस्ट। फिर ध्यान से सुन लो भाई, रामू ने 3000 रुपए दिए हैं राजू को एंड अ सर्टेन सम टू रवि। भाई ये जो आपका रामू है ये 2 लोगों को पैसा दे रहा है। दरअसल एक पैसा तो ये दे रहा है राजू को, कितने दे रहा है 3000 रुपए, रेट 8% है। दूसरी बार ये पैसा रवि को दे रहा है, ये नहीं पता प्रिंसिपल वहां कितना है, ये मुझे गिवन नहीं है, लेकिन रेट वहां भी 8% है। सेम रेट पे बात कर रहा है। कह रहा है 5 साल बाद टोटल अमाउंट, टोटल जो इंटरेस्ट उसको मिला है वो 1600 मिला है। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, टाइम यहां भी आपका 5 साल है और टाइम यहां भी 5 साल है, और इन दोनों को कुल मिलाकर जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिला वो 1600 मिला। जरा बताना ये प्रिंसिपल क्या था, बड़ी आसानी से बताएंगे। मुझे एक बात बताओ यार, यहां से ब्याज कितना मिलेगा, 8 पंजे 40, 40% किसका निकलेगा मेरे प्यारे भाई, 3000 का, और 3000 का 40%, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 1200 रुपये ब्याज तो अकेले राजू ने दे दिया उसे। अरे 1200 रुपये ब्याज तो उसे अकेले किसने दे दिया, राजू ने। टोटल ब्याज 1600 मिला है, तो क्या यहां से 400 ब्याज मिला होगा? आपका कहना है जी बिल्कुल मिला होगा। यहां से कितना ब्याज मिला होगा, 400। अगर यहां से 400 ब्याज मिला है, ये तो मुझे नहीं पता प्रिंसिपल क्या था, लेकिन ये पता है कि ब्याज 40% बैठेगा। तो मेरे प्यारे भाई 40% की वैल्यू 400 है, 0 से 0 कट गई, 1% की वैल्यू 10 आई। प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, 2 जीरो इसके साथ चिपका दो, 2 जीरो इसके साथ, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 1000 रुपये। इससे ज्यादा दिमाग आपको इस सवाल में लगाने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला सवाल, रमेश हैज 18,000, he deposited 7,000 in a bank at the rate of 5% per annum। भाई सुन लो बात, रमेश के पास मेरे प्यारे भाई कुल जो पैसा है वो 18,000 है। उसने एक बैंक में इस पैसे को लगाया, इसमें से 7,000 रुपए एक बैंक में उसने लगाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम उस बैंक में। चलो दूसरे बैंक में उसने ये पैसा और लगाया, कितना लगाया, 6,000 रुपए, वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट उस बैंक में है 6% पर एनम। चलो जी आगे सवाल क्या कह रहा है, इफ ही रिसीव्स ₹1,160 एज सिंपल इंटरेस्ट, टोटल ब्याज इस 18,000 पे जो उसको मिला है वो मिला है 1160 रुपए। ये टोटल ब्याज मिला है इस 18,000 पे 1160 का, 1 साल में, टाइम ड्यूरेशन इसका 1 साल है। रेट परसेंट पर एनम ऑन द रेस्ट ऑफ द कैपिटल पूछा है, कितना होगा। भाई सुनो मेरी बात, एक बात तो तय है, बड़ा आसान मामला नजर आ रहा है। 7,000 रुपये 5% की दर से 1 साल के लिए पहले बैंक में गए थे, तो यहां से ब्याज उसे मिला मेरे भाई 350। दूसरे बैंक में 6,000 रुपये 6% की दर से उसने दिए, तो यहां से उसको ब्याज मिला 360। अब मुझे बताओ, 7 और 6 13,000 रुपये तो इन 2 बैंकों में ही लग गए, तो बचे कितने, 5,000 जो तीसरे बैंक में लग सकते हैं। बात क्लियर है जी। अब ये नहीं पता कि किस रेट परसेंट पे ये पैसा लगा, ये मुझे निकालना है। एक बात बताओ, टोटल ब्याज 1160 मिला था, यहां से अगर देखूं 350, 350, 700 और 10 और जोड़ दो तो 710 ब्याज तो यहीं से आ गया, तो यहां से ब्याज 450 आएगा, तभी तो 1160 बैठेगा टोटल। आपका कहना है जी 450 ब्याज तो कितने साल में है, 1 साल में। तो भाई रेट निकालने का एक ही तरीका बार बार सिखा रहा हूं,
1 साल का ब्याज अपॉन प्रिंसिपल गुणा 100। और आपके सवाल का आंसर आ गया। मुझे नहीं लगता ये बहुत मुश्किल सवाल था। आंसर आएगा 9%। कहीं दिख रहा है? जी दिख रहा है। इतना ही काम आपको करना था। एक व्यक्ति जिसने 3 अलग अलग बैंकों में पैसा लगाया, कुल पैसा 18,000 लगाया, 1160 कुल ब्याज मिला। पहले बैंक में 7,000 5% की दर से ब्याज 350 ले आया वहां से। दूसरे बैंक में 6,000 6% की दर से 360 रुपये ब्याज वहां से ले आया। इन दो बैंकों से 710 मिले, तो तीसरे बैंक से 450 और चाहिए, तभी 1160 बनेगा। 450 चाहिए 5,000 रुपये, तो रेट होगा 9%। इससे आसान सवाल और क्या ही होगा। आगे बढ़िए। अगला सवाल, अ टोटल ऑफ 22 लाख इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 लाख रुपए को 2 हिस्सों में बांट दिया। इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट बैंक, 2 अलग अलग बैंकों में लगाया सिंपल इंटरेस्ट पर। पहला ब्याज 4% देता है, दूसरा बैंक ब्याज 6% देता है। इफ द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज इक्विवेलेंट टू 4.7%, फाइंड द प्रिंसिपल। कई बार मैंने आपको सिखाया ये सवाल एलिगेशन में। जब कभी भी दोनों की इंटरेस्ट रेट गिवन हो, एवरेज रेट गिवन हो, सीधा सवाल एलिगेशन से किया करते हैं। और एलिगेशन कैसे लगाते हैं? पहले बैंक का रेट 1 का परसेंटेज यहां, दूसरे बैंक का रेट परसेंटेज यहां, और एवरेज रेट परसेंटेज बीच में। सीधा एलिगेशन लगता है और नीचे रेशो निकलेगा मेरे भाई प्रिंसिपल का। तो P1 रेशो P2 आएगा यहां। ध्यान से सुनना है। पहला रेट परसेंटेज आपको क्या दिख रहा है? 4% लिख दो। दूसरा रेट परसेंटेज क्या दिख रहा है? 6% लिख दो। एवरेज रेट परसेंटेज क्या दिख रहा है? 4.7 लिख दो बीच में। मैंने बताया बीच वाला डाटा हमेशा 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। देखो 6 से छोटा है और 4 से बड़ा है। जब एलिगेशन लगाओगे तो 4.7 माइनस 4 होगा 0.7, और 6 माइनस 4.7 होगा 1.3। क्या दोनों का रेशो आ गया? बिल्कुल आ गया। तो ऐसी स्थिति में जब आप इसका रेशो लोगे, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, रेशो आया 13:7। मतलब अगर पहले बैंक में 13 रुपये लगे थे तो दूसरे बैंक में 7 रुपये लगे थे। इस हिसाब से गौर से देखूं तो टोटल पैसा 20 रुपये लगा था। अरे टोटल पैसा कितना लगा था? 20 रुपये लगा था। तो ऐसी स्थिति में अगर टोटल पैसा 20 रुपये लगा, ये तो रेशो के हिसाब से 20 रुपये है। सवाल ने तो टोटल पैसा 2 लाख कहा है, तो 20 की वैल्यू अगर 2 लाख है तो 1 की वैल्यू आ गई मेरे भाई 10,000। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। तो 7 की वैल्यू आएगी 70,000। देख लो 70,000 कहाँ है? यहाँ 70,000 है, यहाँ तो 55,000 है, 70 नहीं। यहाँ 40,000 है, 70 नहीं। यहाँ 80,000 है, 70 नहीं। आंसर ए हो गया। और ये बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है कि इस तरह के सवाल में जब भी 2 रेट परसेंटेज और उनका एवरेज रेट परसेंटेज दिया हो, आपको सवाल हमेशा एलिगेशन से ही करना है। ये सबसे आसान इसका तरीका था। आगे बढ़िए। अगला सवाल मेरे भाई इंस्टॉलमेंट पर है। मैंने आपको 2 तरह की इंस्टॉलमेंट क्लास में सिखाई, एक एसआई और एक सीआई। बहुत ध्यान से देखना, वही सेम तरीका है। ये एसआई की इंस्टॉलमेंट है, थोड़ी सी मुश्किल मानी जाती है सीआई के कंपैरिजन में, लेकिन आपके लिए तो मुश्किल बिल्कुल नहीं। आपको तो मैंने सीधा 30 सेकंड में इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन करना सिखाया है, वैसे ही यहां करेंगे। देखो ध्यान से। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ ₹26,160। ये टोटल डेट है, टोटल अमाउंट है। टाइम कितना? 4 साल। और रेट परसेंट कितना? 6%। बेटा 2 तरह के सवाल बनते हैं इंस्टॉलमेंट में, मैंने आपको कराए हैं। पहला जिसमें इंस्टॉलमेंट ही पूछ ली जाए, और दूसरा जिसमें रेट परसेंटेज पूछ ली जाए। मैंने ये सवाल इंस्टॉलमेंट पूछी गई है तो टाइप 1 का हुआ। कैसे करते हैं डायरेक्ट सिखा रखा है। हमेशा इंस्टॉलमेंट माना करो 100 रुपये। इस पे ब्याज जाएगा कितना? 6%। टाइम हमेशा जो दिया है उससे एक कम लेना सिखाया मैंने आपको, तो कितना हो गया? 3। 36 18, 100 + 18 हो गया 118।
फिर सुन लो, इंस्टॉलमेंट 100 रुपए मानना है हमेशा, 6%। अगर टाइम 4 साल है, तुम 3 लेके चलो, तो कितना ब्याज होगा? 118, क्योंकि पहले साल कोई किस्त नहीं जाती, पहली किस्त हमेशा 1 साल बाद जाती है, इसलिए टाइम को हमने 1 घटा दिया। अब देखो मेरे भाई, मैंने आपको सिखाया कि तब तक इसको एपी बनाते रहिए 6 के गैप पे, जब तक 100 ना आए। क्यों 6 का गैप लेना है? क्योंकि रेट 6 है, रेट 7 होता तो यहाँ गैप 7 का लेता। तो बताओ, 118 में 6 घटाओ 112, फिर 6 घटाओ 106, फिर 6 घटाओ 100, आ गया। यही तो मैंने आपको सिखाया है। जोड़ लो इनको, 100 प्लस 100 200 प्लस 100 300 प्लस 100 400, प्लस 18 प्लस 12 30, 30 और 6 36, टोटल पैसा 436 बैठा। लेकिन सवाल तो टोटल आपको बता रहा है 26,160, 26,160। आपका कहना है जी हमें वैल्यू चाहिए 100 की, एक की वैल्यू होगी 26,160 अपॉन 436, और वैल्यू 100 की चाहिए तो गुणा 100। मेरे भाई डिजिटल सम लगा के देखो, 6 और 3 9 कट गया, नीचे 4 दिखे तो काट के ऊपर 7 की गुणा। डिजिटल सम लगाओ, 6 और 2 8 और 1 9, यहाँ से 6 आया और यहाँ से 7, 6 सते 42 का मतलब 6 डिजिटल सम आएगा। देखो किस ऑप्शन में है, 9, 5 और 5 10 का मतलब 1, यहाँ 6 है, और 8 5 13 का मतलब 4। तो आंसर क्या हो गया? सी। एसआई के इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। एसआई के इंस्टॉलमेंट में फिर कह रहा हूं, कॉपी खोल के पलट लेना, 2 टाइप के सवाल कराए, एक फाइंडिंग द इंस्टॉलमेंट और दूसरा टाइप 2 फाइंडिंग द रेट। ये टाइप 1 का क्वेश्चन था, ऐसे ही डायरेक्ट करना है आपको पेपर में, और ये आपके पेपर में आया हुआ भी है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखो, अ कस्टमर पेज ₹975 इन इंस्टॉलमेंट। अच्छा, 975 रुपए चुका रहे हैं भाई साहब किस्तों में, बहुत बढ़िया। द पेमेंट इज डन ईच मंथ 15 लेस देन द प्रीवियस मंथ। जो पिछले साल की किस्त है, जो पिछले महीने की किस्त है, अगली किस्त उससे 15 रुपए कम जानी है। कितने रुपए कम जानी है? 15 रुपए कम जानी है, मतलब हर महीने किस्त 15 रुपए घट के जाएगी। कह रहा है इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹100, पहली किस्त 100 रुपए है, तो कितने महीनों में यह कर्ज पूरा हो जाएगा? बहुत ध्यान से सुनना, 975 रुपए का कर्ज चुकाना है, पहली किस्त 100 रुपए, अगली 15 कम तो 85 है, अगली 15 कम तो फिर जाएगी कितनी भाई? 70। ऐसे ये मामला जाएगा। एक बात तो तय है, क्या तय है? कहना तय ये है कि ये जो मामला आपका बन रहा है, ये मामला आपका एपी बना रहा है। अरे क्या बना रहा है? एपी बना रहा है। और अगर ये एपी बना रहा है तो ऐसी स्थिति में मेरे भाई यहां ए बराबर क्या हो गया? 100 हो गया। ए बराबर क्या हो गया? 100 हो गया। डी बराबर हो गया -15। अरे डी बराबर क्या हो गया? -15। और सम ऑफ टोटल इंस्टॉलमेंट शुड बी 975, वही तो कर चुका ना। तो आपने क्या एपी का ये फॉर्मूला पढ़ा है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस ये फॉर्मूला अगर आप लगा दें तो सीधा आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, Sn है 975, n मुझे निकालना है अपोन में 2, a है 100, 100 गुणा 2 200, n मुझे नहीं चाहिए, लेकिन d जो दे रखा है, d दे रखा है वो -15 है। बस अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, या तो आप क्वाड्रेटिक बना लीजिए, देखो क्वाड्रेटिक बनेगी, ये 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा और 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा। जब इस n की गुणा इस n में होगी तो बनेगा n²। मैंने आपको क्वाड्रेटिक से हमेशा बचने के लिए कहा है। थोड़ा सा आसान करो इक्वेशन को, इस 2 की इधर गुणा करो, तो 2 की इधर गुणा करोगे तो 2 पंजे 10, 2 सते 14 और 1 15, 2 नम 18 और 1 19 बराबर n इंटू 200 प्लस n-1 इंटू माइनस का 15। अब मेरे भाई देखो ऑप्शन यूज करेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं क्वाड्रेटिक सोल्व करूं। ये ध्यान से देखो 195 है, अगर इसका आंसर 14 होगा, अगर यहां n14 आएगा तो ये 14 से कटना भी तो चाहिए मेरे भाई। अगर कोई आंसर 14 की गुणा के बाद आया है तो वो आंसर 14 से कटना चाहिए।
और कोई चीज अगर 14 से कटेगी तो वो 7 से भी कटेगी। क्या ये 7 से कट रहा है? 7 दूनी 14, 5 बचे 55, 7 सती 49, बिल्कुल नहीं कट रहा। जब ये 7 से ही नहीं कट रहा है, 14 से कैसे कट जाएगा मेरे भाई? इधर आ, आपका कहना है जी 27 दिख रहा है, 27 से कट जाएगा क्या? ये तभी तो कटेगा मेरे भाई अगर ये 9 से कटता होगा। मेरे भाई ये तो 9 से ही नहीं कटता, 5 और 1 6 बनेगा। जब ये 9 से ही नहीं कटता, 27 से कैसे कट जाएगा? बहुत बढ़िया। क्या ये 26 से कट रहा है? आपका कहना है जी पहले 15 चेक कर लेते हैं, 15 ऊपर रह गया। मेरे भाई ये 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, हाँ 15 से तो कट रहा है। आंसर हो सकता है 15। अगर ध्यान से सुनना, ये 26 से कट गया तो इसका मतलब ये 13 से भी कट गया। जरा देखना ये 13 से भी कट रहा है क्या? 13 एकम 13, 6 बचे, 13 पंजे 65, भाई इससे भी कट गया। अब सुनना ध्यान से, 15 से भी कट रहा है, 26 से भी कट रहा है, लेकिन मैं आंसर 26 को लूंगा, 15 को नहीं। कारण ध्यान से देखो, ये यहां 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है। अगर मैं सिर्फ 15 को आंसर लूं तो फिर इसमें 13 कहां से आया? इस n में 13 भी तो रहना चाहिए, और अगर इस n में 13 रहना चाहिए तो n की वैल्यू 13 का भी मल्टीपल होनी चाहिए। ये 13 का मल्टीपल तो नहीं है, ये 13 का मल्टीपल है। आंसर 26 मंथ्स हो गया। बहुत ध्यान से फिर कह रहा हूं, क्वाड्रेटिक मत बनाना, टाइम खराब हो जाएगा, पेपर में उलझ के खड़े हो जाओगे। सवाल को यहां लाके डायरेक्ट इस 2 को इधर ले जाके ये इक्वेशन बनाना, और इस इक्वेशन को बनाने के बाद ऑप्शन सेटिस्फाई करा देना। ये वैल्यू 13 से कट रही है, आपका ऑप्शन भी 13 से कटेगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा था 13 से कटने वाला, 26। तो भाई अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे सवाल है मेरे प्यारे भाई, बहुत ध्यान से सुन लेना। मैंने एक भी सवाल ऐसा नहीं छोड़ा। प्री और मेंस में जितने क्वेश्चन आए थे एसआई के क्वेश्चन थे, सीआई का सवाल था ही नहीं। और एक सवाल जो एसआई की लैंग्वेज में था, दिख सीआई का रहा था, वो मैंने आपको सीआई का भी करा दिया। तो भाई ये कहानी थी इंस्टॉलमेंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। मेरे प्यारे भाई, परसेंटेज की वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया है। बस आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि आप कमेंट जरूर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत आपके काम आ रही है, आपके इस मंजिल को, उस सफर को आसान कर दे रही है कि आप कंधों पे 3 स्टार चाहते हैं, अगर उसमें एक कदम भी हमने आसान किया हो तो फिर आप इस वीडियो के अच्छे से नोट्स बना लीजिए। आखिरी गुजारिश, ये सारे सवाल सीजीएल प्री 2024 और मेंस 2024 के हैं। एक भी सवाल अगर ऐसा लगता है जो आपका नया टाइप है, जो कि मैंने बताया ही कि 2 सवाल तो यहाँ जो 2 नए टाइप हैं वो पहली बार पेपर में आए हैं, तो मेरे भाई अपनी कॉपी में उनके नोट्स बना लीजिए। वो आने वाले एसएससी के सभी पेपरों में वैसा टाइप दिखेगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मेरे भाई अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो प्रॉफिट लॉस की लेके आऊंगा। मेरे भाई प्रॉफिट लॉस में बहुत मुश्किल सवाल इस बार 2024 में कैलकुलेटिव थे, हम कैसे अप्रोच करेंगे अगली वीडियो में जानेंगे। प्रॉफिट लॉस की वीडियो का इंतजार करिए, इस वीडियो को गौर से देखिए, और मेरे भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।